कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के आने से पहले इंडिया में सिविल प्रोसीजर के ऊपर क्या रूल्स अप्लाई हुआ करते थे, उसको आज की वीडियो में जानेंगे। यह आपका बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी वाला टॉपिक यहां पे कवर हो जाएगा। देखिए, सीपीसी से पहले आपको पता होना चाहिए 1859 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था। मतलब प्रोसीजर के ऊपर, सिविल प्रोसीजर के ऊपर सबसे पहला लॉ जो इनेक्ट किया था वो किया था 1859 के अंदर। और इससे पहले इंडिया, जैसे आपको पता ही था, ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक थे प्रेसिडेंसी टाउन्स जिसमें था कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे, एंड दूसरा था मोफिसिल एरिया। मोफिसिल एरिया के ऊपर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, सब अदालत सिस्टम से गवर्न होता था। मतलब हर मोफिसिल एरिया पे अलग अलग रूल्स अप्लाई हुआ करते थे। एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रूल्स लीड डाउन किया करता था 1859 से पहले। सो 1859 से पहले आपको पता होना चाहिए देयर वाज नो यूनिफॉर्म लॉ सिविल प्रोसीजर के लिए। प्रेसिडेंसी टाउन्स तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से गवर्न होते थे, पर मुफस्सिल एरिया के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता था। खुद ही अपने आप ही अलग अलग मुफस्सिल एरिया में अलग अलग रूल्स बनाया करते थे। फिर सबसे पहला सिविल कोड आया 1859 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो मुफस्सिल एरिया था उसके ऊपर इसे अप्लाई करा। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे कैलकाटा, मैड्रास, बॉम्बे, वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से ही गवर्न हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल से गवर्न हो रहा था। लेकिन मुफस्सिल एरिया के ऊपर सबसे पहला कोड अप्लाई हुआ सीपीसी का 1859 में, राइट। अब इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए, अगर सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक क्या बना, ड्रॉबैक यही तो है कि यूनिफॉर्म लॉ अभी भी नहीं था। प्रेसिडेंसी टाउन्स पे अलग लग रहा है, बाकी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अलग रूल्स लग रहे हैं, वहां पे 1859 के रूल्स लग रहे हैं। तो इसीलिए ये लॉ बना तो दिया गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लेकिनाज निकले। देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर। फिर सेकंड लॉ बनाया गया 1877 के अंदर। 1877 भी लगभग 1859 के अंदर थोड़े चेंजेस करके अप्लाई कर दिया, पर अभी भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, अभी भी यूनिफॉर्म लॉ की मिसिंग थी। 1877 को भी फिर रिपील किया एंड फिर आया 1882। एंड 1882 जैसा आज हमें सीपीसी दिखाई देता है 1908 का, उसके जैसा ही काफी कुछ था। पर 1882 वाला जो ये सिविल प्रोसीजर था, इसके अंदर लगातार अमेंडमेंट्स की गई, बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर दी गई, जिसकी वजह से इसकी सैंक्टिटी लूज होने लग गई। एंड दैट वाज द रीजन कि फाइनली सीपीसी 1908 इनेक्ट हुआ। तो इसका मतलब अगर ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीपीसी 1908 सिविल प्रोसीजर का कौन सा कोड नंबर है, ये है फोर्थ कोड। पहले सबसे पहले आया 1859 में, फिर आया 1877 में, एंड थर्ड आया 1882 में, एंड फाइनली एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया 1908 में, जो पूरे इंडिया पे अप्लाई हो गया, चाहे वो प्रेसिडेंसी टाउन हो, चाहे वो मुफस्सिल एरिया हो, पूरा ही इंडिया 1908 के लॉ से गवर्न हुआ। और आज भी सीपीसी 1908 हमारे देश में एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर बात करें इसके अंदर अमेंडमेंट्स की, तो बहुत कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आई है। यस, 1999 के अंदर आई थी एक अमेंडमेंट, जो कि इफेक्टिव मालीमत कमेटी रिपोर्ट थी, आपको पता होना चाहिए। मालीमत कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे 1999 की अमेंडमेंट आई थी, जो कि इफेक्टिव हुई थी 2002 के अंदर, 2002 में। एंड दूसरा जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया था, उसके बेसिस पे सीपीसी में 2016 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी। ये दो मेजर अमेंडमेंट्स हैं सीपीसी की, बट अदरवाइज ऑन एंड ऑफ, ठीक है, अमेंडमेंट जरूर हुई है, बट इतनी कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुई हैं। आज भी 1908 का जो हम ये सीपीसी पढ़ते हैं, ये बहुत ही नीटली ड्राफ्टेड लॉ बनाया गया है, जिसमें सेक्शंस और ऑर्डर्स को डिवाइड कर दिया। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सेक्शन और ऑर्डर्स क्या है ये। देखो, सेक्शंस है जो मेन अथॉरिटी है, जो पेरेंटल प्रोविजंस है, ऐसे समझ लो। सेक्शंस ज्यादा सब्सटेंटिव नेचर के हैं, ज्यादा उनकी अथॉरिटी ज्यादा स्ट्रांग है, उसी का प्रोसीजरल एस्पेक्ट हमें ऑर्डर्स में मिल जाता है। टोटल 158 सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स कितने हैं? 51 ऑर्डर्स, ठीक है। 51 ऑर्डर्स, 158 सेक्शंस। एंड सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ऑर्डर्स हैं वो हाई कोर्ट अपनी स्टेट के लिए अमेंड कर सकती है। ऑर्डर्स के अंदर जो भी रूल्स दे रखे हैं, दैट कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। सेक्शन 122 के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर दे रखी है सीपीसी के अंदर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ये जुडिशरी एग्जाम्स। जुडिशरी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या हाई कोर्ट अमेंड कर सकती है ऑर्डर्स को? यस। किस सेक्शन में? 122। ये याद रखना है आपको। कितने ऑर्डर्स है? टोटल 51 ऑर्डर्स। कितने सेक्शंस हैं? टोटल
158 सेक्शंस। ठीक है, और सेक्शंस और ऑर्डर्स को डिवीजन क्यों करा है भाई? जो अगर आपको मेन क्रक्स जानना है, सीपीसी का मेन लॉ जानना है, वो तो सेक्शंस है। उसके अंदर डिटेल में उसको समझना है तो उसके लिए आप ऑर्डर्स पढ़ लो। तो ऐसा आप इस तरीके से समझो, ज्यादातर सेक्शंस के आपको कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर मिल जाएंगे। हां, ऐसा हो सकता है किसी एक सेक्शन को कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर नहीं हो। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर समझ गए? मतलब एक सेक्शन दे रखा है, उसी की डिटेल किसी एक ऑर्डर में है। जैसे सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को डील करता है एंड उसी के ऊपर ऑर्डर 4 बना हुआ है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के ऊपर। मतलब सेक्शन 26 ऑर्डर 4 दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इंटरप्लीडर सूट सेक्शन 88 में दिया हुआ है एंड उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर हमें मिल जाता है ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 के अंदर भी इंटरप्लीडर सूट मिलता है अपने को। तो मतलब ये कि सेक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स भी दे रखे हैं, पर हां कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स हैं जिसका कोई सेक्शन नहीं है और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे सेक्शन 10, सेक्शन 11 जो इसमें रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा दे रखा है, उसके ऊपर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर नहीं है। रिवीजन सेक्शन 115 के अंदर दिया हुआ है और उसके ऊपर भी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर नहीं है। तो देयर कैन बी, अब जैसे प्लीडिंग्स हम पढ़ते हैं, प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, प्लीडिंग प्लेंट रिटर्न स्टेटमेंट, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8। अब यहां पे रूल्स तो दे रखे हैं, ऑर्डर्स तो दे रखे हैं, पर इनके कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस नहीं है। मतलब ये कि ज्यादातर आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे सेक्शंस भी हैं और उनका एक कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे ऑर्डर्स हैं पर उसका कोई सेक्शन नहीं है, या कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसका कोई डिटेल्ड ऑर्डर नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये आपको बाइफर्केशन पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि एक सूट की जर्नी कैसे रहती है। देखो, कभी भी कोई सिविल सूट फाइल करना होता है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जैसे ही प्लेंट को आप कोर्ट में जाके प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके वो फाइलिंग करेंगे तो माना जाएगा सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। इसके ऊपर लगता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब प्लेंट फाइल हो गई, अब क्या करें? सम्मन्स करो डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को सम्मन भेजा जाएगा ऑर्डर 5 में और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन अगर आप लिखने हैं तो लिख लो, सेक्शन 27 से 30 में भी सम्मन्स टू डिफेंडेंट के बारे में दे रखा है। तो 27 से 30 सेक्शन हो गया और इसका ऑर्डर कौन सा है? कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर 5। अब क्या करेंगे? सम्मन चला गया डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेगा कोर्ट के अंदर। ऑर्डर 8 में दिया हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट, WS जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब WS फाइल हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब दोनों पार्टीज अपीयर होंगी और डिस्कवरी इंटेरोगेटरीज वगैरह अपॉइंट किए जाएंगे। तो डिस्कवरी क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स की कुछ डिस्कवरी करानी है, कोई कुछ इंस्पेक्शंस करानी है। ठीक है, इंटेरोगेटरीज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक पार्टी कहती है कोर्ट को कि सर आप ये क्वेश्चंस इनसे पूछो, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटरीज। ये सब कहां दे रखा है? ऑर्डर डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड इंटेरोगेटरीज कहां दे रखा है? ऑर्डर 11 में। अब नोट करना इसको, ऑर्डर 11 में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद उस दोनों पार्टी से पूछेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को आप लोग एडमिट कर रहे हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं है। ये होता है ऑर्डर 12 के अंदर। एडमिशंस कहां दे रखा है? ऑर्डर 12 में। फिर उसके बाद ऑर्डर 13 आ जाता है। ऑर्डर 13 के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन के ऑर्डर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाना है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर पास करता है ऑर्डर 13 में। सो बेसिकली 11, 12, 13 ये आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस है 11, 12, 13, 11, 12, 13। 11 के अंदर क्या दिया हुआ है? 11 में दे रखा है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड इंटेरोगेटरीज, 12 में एडमिशंस एंड 13 में दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये सब होने के बाद कोर्ट के पास प्लीडिंग आ गई। देखो, प्लेन टू WS आ चुका है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास आ चुके हैं। अब कोर्ट क्या करेगा? अच्छा, पार्टीज अपीयर हो चुकी है। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज कहां दे रखा है? ऑर्डर 9 में दिया हुआ है। पार्टीज भी अपीयर हो गई। अच्छा, इसके बाद जब पार्टीज अपीयर होती हैं तो उनका ओरल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ओरल एग्जामिनेशन दिया हुआ है ऑर्डर 10 के अंदर। ओरल एग्जामिनेशन मतलब कोर्ट दोनों पार्टी से पूछेगा ना, बताओ भाई क्या मैटर है आप लोगों का, तो वो होता है ऑर्डर 10 के अंदर। ठीक है, अभी लिस्ट बनाना जो मैं बोल रहा हूं। ऑर्डर 10 में ओरल एग्जामिनेशन हो गया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, एडमिशंस हो चुके हैं। कोर्ट अब क्या करेगा? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इशू फ्रेमिंग कर देगा। इशू फ्रेमिंग कहां होती है? ऑर्डर 14 के अंदर होती है।
ठीक है, देखो कितना सीक्वेंस से चल रहा है। अगर आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज चल रही है सब चीजें। ऑर्डर 14 के अंदर कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करे कि भाई दोनों पार्टीज में ये हमारे हिसाब से डिस्प्यूट है, अब इन्हीं के ऊपर ट्रायल चलेगा। ट्रायल स्टार्ट करने से पहले कोर्ट ये भी देख लेता है क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसको मैं आज की आज डिसाइड कर सकता हूं, तो अगर कर सकता हूं तो कोर्ट वहीं की वहीं केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। उसको बोलेंगे डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, जो कि ऑर्डर 15 में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर कोर्ट को लगता है नहीं भाई आज तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, मेरे को तो प्रॉपर एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो कोर्ट उसके अंदर ट्रायल स्टार्ट कर देगा। ट्रायल कहां स्टार्ट होता है, हियरिंग कहां होती है, हियरिंग होती है ऑर्डर 18 के अंदर। ठीक है, हियरिंग होगी और एविडेंसेस जो आते हैं वो आते हैं ऑर्डर 18 के अंदर। ठीक है, तो हियरिंग स्टार्ट हो गई। अब क्या करें, विटनेसेस को सम्मन करो। अभी आपने डिफेंडेंट को सम्मन किया था ना ऑर्डर 5 के अंदर, अब आएगा विटनेसेस को सम्मन करने की बारी। विटनेसेस को सम्मन कहां करते हैं, विटनेसेस को सम्मन करते हैं ऑर्डर 16 के अंदर। और उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन आपको पता होना चाहिए 31 एंड 32। 27 से 30 सेक्शंस किसको डील करते हैं, सम्मन्स टू डिफेंडेंट। विटनेसेस को सम्मन करना है तो कहां पे दे रखा है, 31 एंड 32। ठीक है, अब विटनेसेस भी आ गए। उनके बाद एडजर्नमेंट्स होती हैं। एडजर्नमेंट्स मतलब क्या कि अगली डेट पे कर लेंगे, चलो जी एविडेंस, ठीक है, क्रॉस बाद में कर लेंगे। एडजर्नमेंट्स के रूल्स दे रखे हैं ऑर्डर 17 के अंदर दे रखे हैं। फिर एफिडेविट्स आएंगे, ऑर्डर 19 के अंदर दे रखा है। फिर उसके बाद फाइनली कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट सुनाएगा, कहां पे, ऑर्डर 20 के अंदर। तो जजमेंट कहां पे आती है, ऑर्डर 20 में। अब जजमेंट आ गई तो जजमेंट तक का आपको प्रोसेस समझ में आया, क्या हुआ, पहले इंस्टीट्यूशन हुआ, फिर उसके बाद मतलब प्लेंट आ चुकी है ऑर्डर 7 प्लेंट का दे रखा ऑर्डर 7 में, इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर 4 में। फिर उसके बाद सम्मन चला गया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट अपीयर होगा, अपना डब्ल्यूएस फाइल करेगा, अपीयरेंस ऑर्डर 9 में है और डब्ल्यूएस फाइल करता है ऑर्डर 8 में। कोर्ट उनकी ओरल एग्जामिनेशन करेगा ऑर्डर 10 के अंदर। फिर उसके बाद डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इंटेरोगेटरीज ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 में एडमिशन, ऑर्डर 13 के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स, ऑर्डर 14 में इशू फ्रेमिंग। ठीक है, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट कर दो। पहले ये देख लो कि ऑर्डर 15 में क्या यहीं की यहीं केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अगर हाँ तो खत्म करो, नहीं तो ट्रायल स्टार्ट कर दो। ऑर्डर 18 में ट्रायल चलता है। ठीक है, समझ जाएंगे विटनेसेस को ऑर्डर 16 के अंदर। तो ये आपको सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। ऑर्डर 20 में फाइनली जजमेंट आ जाती है। जजमेंट का भी सेक्शन है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन, सेक्शन 33। ठीक है, जजमेंट सेक्शन 33 के अंदर दे रखा है। अच्छा, इसके बाद एग्जीक्यूशन में चले जाओ, ऑर्डर 21। एक पार्टी एग्जीक्यूशन में जाएगा जिसके फेवर में जजमेंट डिक्री आई है, जिसके फेवर में डिक्री आई वो उसको क्या बोलते हैं, डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर एग्जीक्यूशन में जाएगा कि सर एग्जीक्यूट भी कर दो, साथ साथ जो आपने बोला वो दिलवा भी दो मुझे। और दूसरी पार्टी हो सकता है उसको चैलेंज कर दे अपील के अंदर। अपील के प्रोविजंस कहां दे रखे हैं, अब अपील के प्रोविजंस आपको मिलेंगे सेक्शन 96 से लेकर के 112 के अंदर। 96 से 112 में दे रखा है सेक्शंस अपील के, और उसके ऑर्डर्स कहां दे रखे हैं, ऑर्डर 41 से लेकर के ऑर्डर 45 तक अपील के सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, ऑर्डर्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से एक सिविल केस की जर्नी होती है। किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सेक्शंस और ऑर्डर्स को याद किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप और कौन सी सीपीसी के और कौन से टॉपिक को समझना चाहते हैं, जहां आपको डिफिकल्टी होती है, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें सेक्शंस एंड ऑर्डर्स को आपस में कनेक्ट करना है। सीपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।